हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपका एपिथेलियम टिश्यू है ना, उपकला उत्तक, वो स्टार्ट किया था। और उपकला उत्तक में भाई आपको ये बताया था कि आपके शरीर में दो प्रकार की उपकला होती है, एक तो आवरण और आस्तर उपकला और एक ग्रंथिल उपकला। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो कि भाई हमने ये दो टॉपिक स्टार्ट किए थे। पहला भाई क्या है आपका आवरण आस्तर उपकला, और दूसरी होती है हमारी ग्रंथिल उपकला। फिर आपको आवरण और आस्तर उपकला के जो बेसिक फीचर्स थे उसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया कि वहां पे आपको क्या क्या चीजें देखने मिलती है। ये सारे पॉइंट्स जो थे ये आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भाई आपका जो आवरण और आस्तर उपकला होता है उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब एक चीज आप याद रखना कि भाई जो आवरण और आस्तर उपकला है इसको दो आधार पर क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से आधार पर? कि भाई पहली तो बात है कि वहां पे कोशिकाओं की लेयर कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि भाई जैसे कोई भी आप लो उपकला उत्तक, उस उपकला उत्तक में भाई नीचे हमेशा क्या मिलती है हमें? हमें एक बेस मेम्ब्रेन मिलती है जिसे हम आधार कला या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब मान लो अगर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कोशिकाओं का सिर्फ एक ही स्तर है, सिर्फ एक ही लेयर है, तो याद रखना उस उपकला को क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं सरल उपकला। और अगर मान लो कि क्या है, कोशिकाओं के दो या दो से ज्यादा लेयर्स वहां पे आपको देखने मिल रही हैं, तो उस उपकला को हम नाम देते हैं क्या? संयुक्त उपकला। तो पहला क्लासिफिकेशन आप याद रखना किस आधार पे किया गया है कि जो उपकला है वहां पर कोशिकाओं की लेयर कितनी है। अगर एक ही लेयर है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? सरल उपकला, सिंपल एपिथेलियम। और अगर क्या है, दो या दो से ज्यादा लेयर है तो उसको बोला जाता है संयुक्त उपकला। और इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं क्या? कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम। फिर दूसरा भाई, जैसे मान लो कि एक ही लेयर है सेल्स की, लेकिन अब उस लेयर में जो सेल्स हैं उनकी शेप क्या है उसके आधार पर भी इनको क्लासिफाई किया गया है। तो याद रखना भाई हमारा आवरण और आस्तर जो उपकला है उसको दो बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? पहला कि भाई वहां पर कोशिकाओं की लेयर कितनी है, और दूसरा वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर आपको जो शेप है सेल्स की वो क्या देखने मिलती है। तो जैसे अभी आपको बताया कि भाई एक ही लेयर हो तो उसको बोल देते हैं हम सरल उपकला, दो लेयर या दो से ज्यादा लेयर है तो उसको संयुक्त उपकला बोल देंगे। अब शेप के आधार पर याद रख लेना इनको हम भाई सरल छल की। जैसे मान लो एक ही लेयर है लेकिन वहां पे आपको फ्लैट चपटी सेल्स मिल रही हैं, तो उसको बोलते हैं हम सरल छल की उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब मान लो एक ही लेयर है लेकिन वहां पे कोशिकाएं घन के आकार की हैं, तो उसको हम बोलते हैं सरल घनाकार। अगर मान लो एक ही लेयर है और वहां पे जो कोशिकाएं हैं वो स्तंभ के आकार की, कॉलम शेप में है, तो सरल स्तंभाकार उपकला। और एक और उपकला मिलती है जिसे हम कूट स्तरित बोलते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है क्योंकि कई जगह इसके बारे में आता है। अब वही है कि भाई अगर मान लो जो उनकी मुक्त सतह है वहां पे पक्षमाभ मिलते हैं तो उनको बोल देते हैं पक्षमाभी। अगर पक्षमाभ नहीं है तो अपक्षमाभी। वैसे ही अगर कूट स्तरित है और उसमें जो कोशिकाएं हैं उनके मुक्त सतह पे पक्षमाभ है तो पक्षमाभी। अगर मुक्त सतह पे पक्षमाभ नहीं है तो अपक्षमाभी। तो अब याद रख लेना भाई सरल उपकला को हम कोशिकाओं के संरचना के आधार पर हम मेनली तीन से चार कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक तो सरल छल की उपकला, दूसरा सरल घनाकार उपकला, तीसरा सरल स्तंभाकार उपकला, और चौथा एक और यहां पर आता है जिसको हम कूट स्तरित उपकला बोलते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें जो आपकी संयुक्त उपकला है इसको भी विभाजित किया गया है दो में। कौन कौन से? एक तो है आपकी संयुक्त शल की उपकला और एक है आपकी संक्रमण उपकला। फिर जो संयुक्त शल की होती है उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, एक तो है केराटिन युक्त और एक है केराटिन विहीन। है ना, इन सबका क्या मतलब है वो हमें पढ़ना है। जस्ट मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिया है कि अगर मैं आवरण और आस्तर उपकला की बात करूं तो उसको इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अब हमें इन्हीं को वन बाय वन पढ़ना है। तो हम हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सरल उपकला से। ठीक है भाई, तो जैसे आपको नाम बता दिया अभी कि यहाँ पर क्या है, कोशिकाओं को आपको एक ही स्तर मिलेगा। और दूसरा आप कह सकते हैं भाई यहाँ पे जितनी भी कोशिकाएं होंगी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी सेल्स हैं इन सबकी जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किसके संपर्क में है? ये नीचे जो आधार कला होती है उसके संपर्क में आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो दो चीजें भाई याद रखना कि भाई या तो कोशिकाओं का एक ही स्तर हो या जितनी भी कोशिकाएं वहां पर है उनकी जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किसके संपर्क में हो? वो आपकी
आधार कला के संपर्क में हो, तो उस उपकला को हम क्या बोल देते हैं? सरल उपकला। अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे आधार कला एक बहुत पतली लेयर होती है और उस पर आपने सेल की एक लेयर बना दी। अब सेल आप जानते हो सेल अपने आप में बहुत छोटी होती है, तो ये जो लेयर है ये बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है। तो ऑब्वियस सी बात है इतनी पतली है कि जैसे आप अपने पेपर पे अगर आप देखो आपका जो पेज है उसको भी आप 100 गुना पतला कर दो, उतनी पतली लेयर है ये। अब ऑब्वियस सी बात है इतनी पतली लेयर प्रोटेक्शन तो दे नहीं सकती, तो जहां पर भी आपको सरल उपकला मिलती है याद रखना वो प्रोटेक्शन का काम नहीं करती। क्या काम करती है फिर? वो याद रखना भाई, कहीं पर एक्सचेंज होना हो, कहीं पे विनिमय होना हो, डिफ्यूजन होना हो, ऑस्मोसिस होना हो, मतलब जहां पर भी आदान प्रदान होना है चीजों का, वहां पे ज्यादातर आपको क्या देखने मिलेगी? सरल उपकला और सिंपल एपिथेलियम देखने मिलेगी। तो एक चीज आप याद रखना, जैसे भाई आपको ये बता ही दिया है कि ये ज्यादातर किस में काम करेगी, जैसे श्रवण हो गया, अवशोषण हो गया, निस्यंदन हो गया, फिल्ट्रेशन, उन सब में काम करती है। सुरक्षा देने में भाई इसकी कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि बहुत पतली लेयर है, प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये भाई इंट्रोडक्शन हो गया सिंपल एपिथेलियम का। फिर अभी हमने देखा कि सिंपल एपिथेलियम बहुत सारे टाइप का होता है। अब उसमें सबसे पहला जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सरल छल की उपकला और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब देखो सिंपल स्क्वैमस में क्या होता है, यहां पर आपको नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आपको आधार कला मिलती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो भाई, नीचे क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके ऊपर अगर आप देखो कि चपटी कोशिकाओं की एक लेयर होती है यहाँ पर, राइट ना, फ्लैट सेल्स मिलती हैं आपको। ठीक है, और याद रखना भाई जैसे आप ऊपर से जैसे इस डायग्राम को आप देखो तो ऊपर से आप देख सकते हो कि जो कोशिकाएं हैं उनके जो किनारे हैं वो एकदम ऐसे शार्प नहीं है, उनके किनारे आप देख सकते हो ऐसे अनियमित होते हैं। ठीक है, इरेगुलर शेप इसको बोलते हैं हम। तो अब याद रखना भाई, जैसे अगर हम बात करें सरल छल की उपकला की, तो पहली बात क्या होगा भाई, यहाँ पर चपटी कोशिकाओं का एक पतला स्तर होता है, और उन कोशिकाओं के किनारे अगर आप देखोगे तो वो कैसे होते हैं? अनियमित होते हैं। तो पहला तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अब आपसे भाई एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई आपके शरीर में ये उपकला कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। भाई जैसे भाई आपके शरीर की बात करें, अगर हम आपके शरीर में देखें तो मेनली आपको 3 कैविटीज देखने मिलती है। भाई सबसे पहले आपके चेस्ट वाला पोर्शन हो गया, है ना, जिसके अंदर भाई फेफड़े हैं। फेफड़ों के बीच में अगर आप देखोगे तो हृदय होगा, है ना। फिर आगे की तरफ से देखोगे तो श्वास नली आ रही है, और श्वास नली के पीछे से देखोगे तो आपकी जो फूड पाइप होती है, ग्रसिका, ईसोफेगस, वो जा रही है नीचे की तरफ। तो इस चेस्ट वाले भाग में कैविटी होती है, इस कैविटी को बोला जाता है क्या? वक्ष गुहा। और इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं क्या? थोरेसिक कैविटी। फिर आप देखोगे भाई नीचे की तरफ आपको एक मसल मिलती है इस वक्ष गुहा के, जिसको हम डायफ्राम और मध्यपट बोलते हैं। और उस मध्यपट के नीचे आप देखो अगर आपको एक और गुहा दिखती है जिसको हम उदर गुहा बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको बोल दिया जाता है क्या? एब्डोमिनल कैविटी। और इस एब्डोमिनल कैविटी के नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक और गुहा मिलती है जिसको हम श्रोणि गुहा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोल दिया जाता है पेल्विक कैविटी। तो आप याद रखना भाई आपके शरीर में बहुत सारे अंग हैं, और वो जो अंग है वो कुछ कैविटीज के अंदर होते हैं, जैसा आप डायग्राम देख सकते हो कैविटीज का। और उन कैविटीज का नाम क्या दिया भाई? चेस्ट वाली को हम बोल देते हैं वक्ष गुहा, फिर उसके नीचे क्या है आपका डायफ्राम होता है, मध्यपट, और उसके नीचे उदर गुहा होती है। उदर गुहा में फिर आप देखो भाई आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, कई सारे संरचनाएं, अंग आपको वहां देखने मिलते हैं। अब होता क्या है, ये जितने भी अंग यहाँ पर है इनमें मूवमेंट हो रही है। भाई जैसे आप सांस अंदर खींचते हो तो फेफड़े फैल जाते हैं, सांस बाहर छोड़ोगे तो फेफड़े सिकुड़ जाएंगे। ऐसे हृदय की बात करो भाई, हार्ट की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है वो। तो होता क्या है भाई, इन गुहाओं के अंदर जितने भी अंग हैं इन सब में मूवमेंट चल रही है, और आप जानते हो भाई मूवमेंट जब भी होगा तो वहां पे फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा वहां पे। तो उस घर्षण को, उस फ्रिक्शन को कम करना है। तो होता क्या भाई, इन गुहाओं के अंदर जितने भी अंग होते हैं उन सारे अंगों के चारों तरफ, जैसे मान लो कोई अंग है इन गुहाओं के अंदर, इस अंग के चारों तरफ देखोगे तो आपको एक डबल फोल्ड मिलता है, एक मेम्ब्रेन का, एक झिल्ली का। ठीक है, इस झिल्ली को नाम दिया गया है क्या? मीजोथीलियम।
आप याद रखना, चाहे फेफड़े हो, चाहे हृदय हो, चाहे छोटी आंत हो, चाहे बड़ी आंत हो, कोई भी संरचना आप ले लो, हर किसी के बाहर क्या मिलेगा आपको, एक डबल फोल्ड मिलता है सरल शल की उपकला का। और इस सरल शल की उपकला को ही क्या नाम दिया गया है, मीजोथीलियम। अब बस कुछ नहीं है, एक ही चीज अलग अलग जगह है तो अलग अलग नाम दे दिए। जैसे फेफड़ों के चारों तरफ होती है तो उसको हम फुफ्फुस आवरण और प्लूरल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। हृदय के चारों तरफ है तो उसको हम हृदयावरण और पेरिकार्डियम बोल देते हैं। ऐसे ही अगर आपके उदर गुहा में जैसे छोटी आंत होगी, मान लो ये आपकी छोटी आंत है, छोटी आंत के चारों तरफ होगी, अमाशय के चारों तरफ है, बड़ी आंत के चारों तरफ है, तो उसको नाम दे देते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, तो आप याद रखना, आपके शरीर में गुहाएं हैं, गुहाओं के अंदर अंग है, और अंग के ऊपर आपको हमेशा एक डबल फोल्ड मिलता है सरल शल की उपकला का, जिसको क्या नाम दिया गया है, मीजोथीलियम। अब यही मीजोथीलियम फेफड़ों के चारों तरफ है तो फुफ्फुस आवरण, हृदय के चारों तरफ है तो हृदयावरण, ऐसे ही आपके उदर गुहा के अंगों के चारों तरफ है तो पेरिटोनियम। तो ये कुछ वर्ड्स आप याद रख लेना, ये इनकी लोकेशंस हो गए। तो पहला एग्जांपल हो गया आपका मीजोथीलियम। दूसरा आप याद रखना, एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। भाई एक चीज आप याद रखना, आपके शरीर की कोई सी भी रुधिर वाहिनी ले लो आप, या कोई सी भी लसिका वाहिनी ले लो, उन सब के अंदर का जो आस्तर होता है, जो लाइनिंग होती है, वहां पर भी आपको क्या मिलती है, सरल शल की उपकला मिलती है। ऐसे चपटी कोशिकाएं मिलेंगी वहां पर। और ये जो चपटी कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर की तरफ, है ये सरल शल की उपकला ही, सिंपली क्या करा हमने, नाम क्या दे दिया आप इनको, एंडोथीलियम। तो आप याद रखना, चाहे आपका हृदय हुआ, चाहे रुधिर हो, चाहे आपकी लसिका वाहिनियां हो, इन सब का जो आस्तर है, ये किससे बना होता है, सरल शल की उपकला का। जैसे वहां पर भी आवरण था तो हमने उसको मीजोथीलियम नाम दे दिया, यहाँ पे आस्तर है तो उसको हमने एंडोथीलियम नाम दे दिया। इसके अलावा एक और एग्जांपल जैसे आप देखो तो हमारे भाई फेफड़ों में आप पढ़ते हो कि ऐसे कुछ गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जिनको हम कुपिका बोलते हैं। और आप जानते हो भाई हमारे शरीर में जो गैसों का विनियम है कि भाई हमारे रक्त में CO2 होती है, CO2 यहाँ आएगी और O2 जो है वो हमारे रक्त में जाएगी। तो गैसों का विनियम होना है तो बेसिक बात है, यहाँ पे लेयर पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो उपकला आपको मिलती है अगेन वो कौन सी है, सरल छल की उपकला है। तो ये एक एग्जाम्पल और आप याद रख लोगे। इसके अलावा भाई जैसे आप लोगों ने किडनी वाला चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा हो या याद हो, या फिर जैसे आप याद रख लेना अब, कि अगर हम किडनी की बात करें उसके अंदर जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम वर्काणु बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। और इस नेफ्रॉन के कई सारे भाग होते हैं भाई, जैसे सबसे पहले आपको केशिकाओं का एक गुच्छा दिखता है जिसको गुच्छ और ग्लोमेरुलस बोला जाता है। फिर इस ग्लोमेरुलस के बाहर अगर आप देखोगे आपको एक कैप्सूल मिलता है जिसको हम बोमेन संपुट बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। और इसमें दो लेयर होती है भाई, एक लेयर जो है आंतरिक परत होती है इसमें जो कि गुच्छ के संपर्क में है, और एक बाहरी परत होती है जो कि बाहर की साइड आपको देखने मिलेगी। फिर इस बोमन संपुट से अगर हम देखें भाई, एक कुंड, ये आप देख सकते हो ये एक नली निकल रही है ऐसे, ये थोड़ी सी कुंडलित होती है ये एक ट्यूब ही, खाली वहां पर कुंडलित हो जाती है। और बोमन संपुट के पास में है तो इसलिए इसको क्या नाम दे देते हैं हम, समीपस्थ संवलित नलिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और शॉर्ट में इसको पीसीटी बोल देते हैं। फिर यहां से देखो एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बनता है यहां पर, इस लूप जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या, हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले। तो इस लूप ऑफ हेनले के बारे में हम आगे पढ़ेंगे पर याद रख लेना अभी। फिर यहां से देखो एक और संरचना निकलती है और वो भी थोड़ी ऐसे कुंडलित है, तो ये थोड़ी बोमन संपुट से दूर होती है तो इसलिए इसका क्या नाम रख देते हैं हम, इसको बोल देते हैं हम दूरस्थ संवलित नलिका, और इसको इंग्लिश में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और शॉर्ट में डीसीटी बोल देते हैं। तो अब याद रखना भाई व्रकाणु के अंदर कई सारी संरचनाएं आती हैं, जैसे गुच्छ हो गया, बोमेन संपुट हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया। ठीक है, इन सब में से अगर हम देखें तो याद रख लेना भाई कौन कौन सी संरचना, एक तो बोमेन संपुट की जो बाहरी परत हो गई, इसके अलावा हेनले का लूप हो गया, और जो गुच्छ होता है ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ होता है आपका सरल छल की उपकला का। कौन कौन सा भाई, एक तो ये बाहरी परत, दूसरा हेनले का लूप, और तीसरा ये जो गुच्छ है। इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये इनके अंदर कौन सी उपकला मिलती है आपको, सरल शल की उपकला मिलेगी। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल हो गया जहां पर आपको शरीर में सरल शल की उपकला मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई एक चीज याद रखना भाई, जैसे आपका कान का पर्दा हो गया,
जैसे आप देखो ना, कान का वैसे पर्दा होगा, एक अंदर की तरफ लेयर होती है और एक बाहर की तरफ लेयर होगी। तो आप अभी के लिए याद रखना, बाहर तो आपकी स्किन नहीं होती है, त्वचा होती है आपकी। जैसे आप देख सकते हो, आपके कान में आपकी स्किन ही जा रही है, और वही स्किन जाके ऐसे पर्दे को कवर करती है जो आपके कान का पर्दा होता है। तो बाहर की परत तो स्किन से बनी होती है, लेकिन अंदर की परत में आपको एक चपटी कोशिकाओं की लेयर मिलती है। और अगेन वो कौन सी है? आपकी सरल छल की उपकला। तो आप याद रख लेना कि आपकी जो कर्णपट झिल्ली होती है, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, उसके अंदर की जो सतह होती है, आंतरिक सतह, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है। तो भाई ये हमने एग्जाम्पल देख लिए कि भाई सरल छल की उपकला है क्या। चपटी कोशिकाएं मिलती है, बाउंड्री क्या होगी आपकी उनकी, इरेगुलर होती है। ये हमने लोकेशन देख ली, कहाँ कहाँ पे मिलेगा। एक तो मीजोथीलियम हो गया, दूसरा एंडोथीलियम हो गया। इसके अलावा आपके शरीर की जो कुपिकाएं होती हैं फेफड़ों के अंदर। इसके अलावा व्रकाणु में अगर आप देखो तो बोमेन संपुट की बाहरी परत, जो गुच्छ हो गया, और हेनले का लूप हो गया। ठीक है। और आपका जो कान का पर्दा होता है, उसके अंदर की लेयर अगर आप देखो। ठीक है। अब ओबे से बात है भाई, चपटी कोशिकाएं बहुत मोटी तो लेयर है नहीं, तो क्या काम करेगी भाई? तो यहां से ज्यादातर विनियम एक्सचेंज होगा। जैसे कुछ में अगर हम देखें तो वहां से निस्यंदन होता है, और कुछ जगह पर थोड़ा बहुत अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सिक्रीशन का काम यहां पर ये करती है आपकी। तो ये पहली उपकला हो गई आपकी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरल शल की उपकला। अब दूसरी अगर हम देखें तो कौन सी हो गई आपकी? सरल घनाकार उपकला और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब वहां पे वही कहानी है पूरी की पूरी, के भाई उपकला है तो नीचे आपको क्या मिलेगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार कला हो गई। और उसके ऊपर अगर आप देखो तो आपको क्या मिलेगा? ऐसे घन के आकार की कोशिकाएं मिलेंगी। जैसे हम यहाँ देख सकते हो कि भाई ऊपर से देखोगे तो कुछ ऐसे दिखेगी कि नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके ऊपर आपको क्यूब के आकार की कोशिकाएं मिलेंगी। तो पहला तो डिस्क्रिप्शन हो गया कि भाई यहाँ पर क्या होगा? घन के आकार की कोशिकाएं होंगी और एक ही लेयर होती है वहां पर। अब दूसरा है भाई, हमारे शरीर में मिलती कहाँ कहाँ पर है। तो पहला जैसे अगर हम देखें, जैसे अभी हमने नेफ्रॉन देखा है ना, अगर मैं व्रकाणु की बात करूं तो व्रकाणु में भाई जो बोमेन संपुट है, इस बोमन संपुट में अगर आप देखो तो आपकी जो पीसीटी होती है, इसके अलावा आपकी जो डीसीटी होती है, मतलब इस वर्काणु में अगर आप देखो तो वर्काणु में जो पीसीटी है, जो डीसीटी है, और इसके आगे जाके एक नली और आती है, वो इस डायग्राम में दे नहीं रखा, जिसको संग्रह नलिका बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। उस संग्रह नलिका को अगर आप देखो तो वहां पर भी आपको क्या मिलता है? आपको सरल घनाकार उपकला मिलेगी। तो याद रख लेना कौन कौन से। एक तो भाई अगर हम वर्काणु की बात करें तो वर्काणु में कहां कहां पर? एक तो पीसीटी में, दूसरा डीसीटी में, और तीसरा जो आपकी संग्रह नलिका होती है। इन तीनों में हमें क्या देखने मिलेगा? सरल घनाकार उपकला देखने मिलती है। और एक चीज और याद रखना भाई, पीसीटी के अंदर जो सरल घनाकार उपकला मिलती है, उस सरल घनाकार उपकला पे आपको ऐसे कुछ संरचनाएं मिलती होंगी, जैसे जिनको हम सूक्ष्मांकुर बोलते हैं। तो पीसीटी में घन के आकार की कोशिका तो होंगी ही, साथ में आप याद रखना वहां पर हमें क्या मिलते हैं? सूक्ष्मांकुर, जो माइक्रोविलाइज होती हैं वो भी मिलती हैं। क्यों मिलती हैं वो कभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी खाली इतना याद रख लेना कि भाई होता क्या, जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें से बहुत सारी चीजों को वापस से एब्जॉर्ब करना होता है। तो ज्यादातर जो चीजें वापस से एब्जॉर्ब होती है, पुनः अवशोषित होती है, वो सारी की सारी, मतलब ज्यादातर भाग पीसीटी में होता है। ठीक है। तो इसीलिए भाई ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना है, तो जहां पर भी एब्जॉर्प्शन ज्यादा करना होता है वहां पे आपको सूक्ष्मांकुर मिलते ही मिलते हैं। तो पहले तीन एग्जाम्पल याद रख लेना, पीसीटी, डीसीटी और आपके संग्रह नलिका। इसके अलावा भाई जैसे आपने सुना थायराइड ग्रंथि, कि भाई आपका जो नेक वाला पोर्शन है ये, यहाँ पे आपकी श्वास नली है, आपका जो लेरेंक्स होता है, ध्वनि पेटी का, वहां पर एक तितली के शेप की ना क्या मिलती है? ग्रंथि मिलती है, जिसको हम थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। तो ये ऐसे होगी थायराइड ग्रंथि। अब जैसे आप थायराइड ग्रंथि को लो और उसके एक हल्के से टिश्यू को आप मैग्नीफाई करके देखो, तो आपको उसके अंदर ऐसे कई सारी गोल गोल संरचनाएं मिलेंगी, है ना। तो कोशिकाओं के कई सारे ऐसे गोल गोल संरचनाएं हैं, गुच्छे होते हैं, जिनको हम थायराइड पुटक बोलते हैं, है ना। थायराइड फॉलिकल्स बोला जाता है। इन थायराइड फॉलिकल्स में आप देखो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, इसके अंदर की तरफ अगर आप देखोगे आपको सेल्स वो मिलती हैं, जिनको हम फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, इनकी जो संरचना है वो घन के आकार की होती है। तो पहला तो भाई पीसीटी डीसीटी हो गया। दूसरा अगर आप देखोगे तो थायराइड पुट्टक जो होते हैं, उनके अंदर की जो आस्तर होता है,
वहां पे भी आपको क्या मिलती है, सरल घनाकार उपकला देखने को मिलती है। एक और ये हो गया एग्जाम्पल। इसके अलावा भाई जैसे आपने रेटिना के बारे में पढ़ा हो थोड़ा बहुत, जैसे आप यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है रेटिना का। तो रेटिना में कई सारी लेयर्स होती हैं, उसमें एक लेयर आती है, ये वाली जो लेयर आप देख रहे हो ऊपर वाली लेयर, ठीक है, इसको हम पिगमेंटेड लेयर बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत आप याद रखना भाई, हमारे रेटिना के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, रॉड एंड कॉन सेल्स, है ना, जिनको जिनका काम होता है देखने में, वो हम आंख वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी खाली इतना याद रख लेना कि दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, जैसे एक कोन जैसी दिख रही है तो इसको कोन सेल बोलते हैं, है ना, जिसको शलाका हिंदी में बोल दिया जाता है। और ये आप देख सकते हो रॉड जैसी दिख रही है तो इसको रॉड सेल बोलते हैं, और इसको शंकु बोल देंगे हम। सॉरी, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, अभी इंग्लिश में नाम लिख लो, ये हो गया आपका कोन सेल और ये हो गई आपकी रॉड सेल। इसको शंकु बोलेंगे और इसे शलाका बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना कि भाई ये जो शंकु और शलाका कोशिकाएं होती हैं, ये एक लेयर के ऊपर रेस्ट करती हैं, उस लेयर को बोलते हैं हम पिगमेंटेड लेयर। और वो जो पिगमेंटेड लेयर है वो अगेन किससे बनी हुई है, सरल घनाकार उपकला की। तो ये एक एग्जांपल और आप याद रख लोगे। इसके अलावा भाई जैसे आप पढ़ते हो टेस्टिस और ओवरी के अंदर शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, है ना, जैसे ऊगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ये कोशिकाएं आपने सुनी होंगी। तो टेस्टिस में जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं जो होती हैं या वो जिससे बनती हैं, जिसको हम जनन उपकला बोलते हैं, क्योंकि वो जनन में काम आ रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। वो जनन उपकला जो होती है वो भी किससे बनी हुई है, सरल घनाकार से। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेना। कार्य में अगर आप देख लो तो कार्य क्या क्या कर रहे हैं, श्रवण में काम करेंगे और अवशोषण में भी काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, सरल घनाकार में। भाई घन के आकार की कोशिकाएं होंगी, कहां कहां पे मिल रहा है, पीसीटी, डीसीटी और आपके संग्रह नलिका। इसके अलावा थायराइड पुटक में। तीसरा अगर हम देखें तो जो दृष्टि पटल होता है रेटिना आपका, उसमें भी एक लेयर मिलती है। इसके अलावा हमारी जो जनन उपकला होती है जिससे युग्मक बनते हैं, उसमें भी आपको ये देखने मिल जाएंगे। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरी जो उपकला है उसको हम बोलते हैं सरल स्तंभाकार उपकला। भाई वही चीज वही कहानी, भाई नीचे क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, आधार कला, और ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो ऐसे स्तंभ के आकार की होती है, सिलेंड्रिकल शेप में आपको देखने मिलेगी। इनमें एक चीज आप याद रखना, इनका जो केंद्रक होता है, जैसे अगर मैं बात करूं घनाकार की और आपकी सल की कोशिकाओं की, तो उनमें केंद्रक गोल और उनके सेंटर में मिलता है कोशिका के। इसमें याद रखना जो केंद्रक है वो कहां पर मिलता है, आधार में, बेस में मिलेगा, और थोड़ा अंडाकार होता है, एकदम गोल नहीं होता, अंडाकार शेप में आपको ये देखने मिलेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो, भाई यहाँ पर क्या होगी, लंबी और पतली कोशिकाएं का एक ही स्तर होता है, जिनमें केंद्रक आधारीय होगा, और याद रखना जो केंद्रक है वो अंडाकार होता है। अब जैसे आपको बताया कि हर उपकला में हमेशा आपको एक मुक्त सतह मिलती है। अब उस मुक्त सतह पे मान लो अगर आपको क्या मिल रहे हैं, पक्षमाभ मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पक्षमाभी। नहीं मिल रहे तो अपक्षमाभी। तो पहले हम देखते हैं कौन सी आपकी जो पक्षमाभी सरल स्तंभाकार उपकला है, इसको सिलिएटेड सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें आप याद रख लेना, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने मिल रही है ना ऐसे सिलिंड्रिकल शेप की, है ना, और इनके बीच बीच में देखो कुछ कोशिकाएं मिलती हैं आपको, जिनको हम गॉबलेट कोशिकाएं बोलते हैं। अभी इनके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में, मतलब एक अलग लेक्चर में, अभी इसको समझते हैं। तो भाई ये देखो भाई सिंपल क्या है, भाई एक ही स्तर होगा, और वहां पर क्या मिलती है आपको, ऐसे पक्षमाभ मिलेंगे, और साथ में इनके बीच में क्या मिलती है, कुछ कलश कोशिकाएं, गॉबलेट सेल्स मिलती है। अब हमें मेनली क्या रखना भाई, ये जो उपकला है मिलती कहाँ कहाँ पर है। तो भाई जैसे आप श्वसन तंत्र को जब पढ़ते हो, तो या नहीं पढ़ा तो याद रखना कि भाई जैसे हमारी फूड पाइप होती है, मतलब सॉरी विंड पाइप है हमारी, जिसको हम क्या बोल देंगे, श्वास नली बोलते हैं, ट्रेकिया। वो आगे जाके दो पार्ट में टूट जाती है ना, तो सबसे पहले जो टूटती है उसको हम बोलते हैं श्वसनी, फिर श्वसनी दोबारा टूटती है, मतलब जो पहले होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी, फिर बाद में जो बनती है उसको बोलते हैं हम द्वितीय श्वसनी, और फिर दोबारा टूट के जो बनते हैं उसको तृतीय श्वसनी बोलते हैं। फिर उसके टूटने पर क्या बनती है, और छोटी ट्यूब्स बनती है जिनको श्वसनिकाएं बोलते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे है कि भाई जैसे पहले आपकी श्वास नली आई,
फिर 3 डिवीजन तक उनको श्वसनी बोलते हैं। तो पहले वाली को प्राथमिक, दूसरी वाली को द्वितीय और तीसरी वाली को तृतीय। फिर 3 डिविजन्स के बाद जो आती है उनको बोला जाता है श्वसनिकाएं। तो अगर मैं इन श्वसनिकाओं के आस्तर की बात करूं, अंदर की लाइनिंग की बात करूं, तो यहां पर आपको क्या मिलती है? यहां पर आपको मिल जाएंगी आपकी सरल स्तंभाकार उपकला, और वहां पर क्या है? आपको पक्षमाप देखने मिलते हैं। अब यहाँ पे पक्षमाप का काम क्या है? सिंपली आप देखो तो भाई, दिन भर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारी वायु जा रही है, हवा जा रही है, और उस वायु में बहुत सारा क्या होगा? डस्ट होगा। अब उस डस्ट को वापस बाहर निकालना है, तो आपके पूरे श्वसन के मतलब श्वसन तंत्र में जितनी भी नलियां आती हैं, उन सब के अंदर आपको म्यूकस मिलता है ऐसे अंदर की तरफ, मतलब अंदर ऐसे म्यूकस भरा हुआ है। तो होता है क्या, वायु के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो सब उससे चिपक जाते हैं, और अब ऑब्वियस सी बात है भाई, डस्ट पार्टिकल से चिपक गया, अब इस म्यूकस को बाहर निकालना है। तो इस म्यूकस को बाहर निकालने का जो काम है वो कौन करता है? ये पक्षमाप करते हैं। भाई पक्षमाप का काम ही यही होता है ना, कि किसी भी चीज को एक दिशा में गति करवाना। तो पहला याद रख लेना भाई, आपके जो श्वसन तंत्र होता है उसमें आपकी जो श्वसनिकाएं होती हैं, स्टार्टिंग वाली जो श्वसनिकाएं होती हैं, उनके अंदर आपको क्या मिलेगा? सरल स्तंभाकार उपकला मिलेगा, और वहां पे पक्षमाप मिलते हैं। इसके अलावा भाई, जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का छोटा सा पार्ट दे रखा है, जैसे ये मान लो ये अंडाशय हो गया, ओवरी हो गई। अब भाई हम कहते हैं कि ओवरी से क्या रिलीज होता है? अंडाणु रिलीज होता है, यहां से एग निकलेगा। फिर एग कहते हैं वो एक ट्यूब के अंदर जाता है जिसका नाम है फेलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी जिसको बोलते हैं। अब जैसे भाई शुक्राणु है, शुक्राणु तो खुद से मूव कर सकता है, पर अंडाणु तो खुद से मूव नहीं कर सकता। तो होता है कि अंडाणु को निषेचन स्थल तक ले जाने का काम, भाई जैसे वहां पर क्या है, ये ऐसे उपकला है, वहां पे पक्षमाप है, तो अंडाणु उसके ऊपर जाके ऐसे गिर जाता है। फिर ये जब पक्षमाप क्या करेंगे? मूव करेंगे, तो वो धीरे धीरे आगे चला जाता है। ठीक है, तो अगर हम डिंब वाहिनी की बात करें, डिंब वाहिनी का जो आस्तर होता है वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है? आपको ये सरल स्तंभाकार उपकला मिलेंगी, और उनपे आपको पक्षमाप मिलते हैं। और तीसरा आप एक और याद रख लोगे, जो गर्भाशय होता है वहां पर भी आपको यही वाली उपकला देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से भाई? सरल स्तंभाकार में पहला वाला कौन सा? आपका पक्षमापी सरल स्तंभाकार उपकला। अब दूसरा जो है भाई वो है हमारा अपक्षमापी। अपक्षमापी जैसे नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर पक्षमाप नहीं होंगे। अब देखो, यहाँ पर पक्षमाप तो नहीं मिलते हमें, लेकिन पक्षमाप की जगह हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं? सूक्ष्मांकुर मिलते हैं, माइक्रोविलाई मिलती है। अब जैसे भाई अगर हम बात करें आपकी छोटी आंत की, बड़ी आंत की, अमाशय की, तो यहाँ पे बहुत सारा खाना क्या करना है? पचाना है, और उस खाने को पचाने के बाद एब्जॉर्ब करना है। तो पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम छोड़ने पड़ेंगे, और जो खाना पच गया उसको वापस से एब्जॉर्ब करना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो आपकी पूरी आहार नाल में आप याद रखना कौन सी उपकला मिलती है आपको? सरल स्तंभाकार उपकला मिलेगी, और वो भी कैसी मिलती है? अपक्षमापी, जिन पे कोई पक्षमाप नहीं मिलते। पक्षमाप की जगह वहां पे क्या मिलते हैं आपको? वहां पे आपको मिलेंगे सूक्ष्मांकुर। ठीक है, तो वही कहानी है कि एक ही लेयर होगी, स्तंभ के आकार की होंगी, नीचे केंद्रक होगा, अंडाकार होगा, ये सारी चीजें होगी। बाकी आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कि अगर हम हमारे पूरे आहार नाल की बात करें, है ना, जिसको हम जठर आंतीय नाल भी बोल देते हैं, जिसमें कि भाई क्या क्या आ गया? आपका स्टमक आ गया, आपकी छोटी आंत आ गई, बड़ी आंत आ गई, इसके अलावा जो पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर आपका जो पित्त है वो स्टोर रहता है, उसका भी जो आस्तर है वो इसी का ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो गया काम भाई? श्रवण में काम आती है, अवशोषण में भी, और आप जान सकते हो जो श्लेष्मा होता है वो लुब्रिकेशन देता है, म्यूकस बना रही ना ये सब, और जो श्लेष्मा होता है वहां पर वो HCl से सुरक्षा भी देता है। तो ये आपके कुछ काम हो गए किसके? सरल स्तंभाकार उपकला के। ठीक है भाई, तो ये तीसरी हो गई, पहली होगी आपकी सरल शल की, दूसरी होगी सरल घनाकार, और ये तीसरा हो गया आपका सरल स्तंभाकार। अब चौथा अगर हम देखें, यहां पर जो हमने नाम पढ़ा था वो था आपका कूट स्तरित। तो कहानी क्या है कूट स्तरित में? जैसे स्तरित का तो मतलब होता है बहुत सारी लेयर होंगी, लेकिन उसको बोल रहे कूट स्तरित। कहानी क्या है कि ये जो उपकला है ये होती तो सरल उपकला है,
लेकिन कहानी क्या है इसमें, जो कोशिकाएं होती हैं जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि कोशिकाएं छोटी बड़ी हैं, एक ही लेवल पे नहीं होती सारी, तो उनकी वजह से उनका केंद्रक जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, और माइक्रोस्कोप में देखने पर केंद्रक की कई सारी लेयर दिखती है, जैसा कि स्तरित उपकला के अंदर होता है। तो obvious सी बात है, केंद्रक की बहुत सारी लेयर दिख रही है तो हम क्या समझ लेंगे उसको, स्तरित। लेकिन जब हम इसको डिटेल में देखते हैं तो कोशिकाओं की लेयर तो एक ही है, खाली न्यूक्लियस ऊपर नीचे है, इसकी वजह से खाली वो स्तरित दिख रही है पर वो है नहीं। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया हमने कूट स्तरित उपकला। ठीक है, स्तंभ के आकार की कोशिका मिलती है ज्यादातर यहाँ पर। अब इसमें भी वही कहानी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, ये देखने पर बहुस्तरीय है, जिसका कारण क्या है, केंद्रक के अलग अलग स्तर का होना। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी कोशिकाएं हैं, इन सबकी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो आधार कला के संपर्क में होती है, जो कि सरल उपकला का फीचर भी है एक, है ना। तो यहाँ पे एक हो गया। अब वही कहानी, अगर पक्षमाभ मिल रहे हैं तो पक्षमाभी, पक्षमाभ नहीं मिल रहे तो एक पक्षमाभी। तो जैसा भी हमने पीछे देखा, आप याद रखना, आपकी जो श्वास नली, मतलब जो श्वास नली होती है ट्रैकिया, इसके अलावा जो श्वसनी है प्रारंभिक, फिर द्वितीय और फिर तृतीय, इन चारों की अगर आप बात करो, ट्रैकिया की हो गई, फिर आपकी जितनी भी श्वसनी होती है, उन सबके अंदर का जो आस्तर होता है वो किससे बना हुआ है, वो आपका इसी पक्षमाभी कूट स्तरित स्तंभाकार उपकला का बना हुआ होता है। ठीक है, तो आप मेनली एग्जाम्पल याद रख लेना। और भाई पक्षमाप का काम क्या है यहाँ पर, हमारे इनके अंदर जो श्लेष्मा होगा उस श्लेष्मा को बाहर निकालना, उस श्लेष्मा के साथ जो डस्ट पार्टिकल वगैरह चिपके हुए होंगे उनको भी बाहर निकाल देना। तो अगर पक्षमाप है तो पक्षमाभी, एग्जाम्पल आप ये दो याद रख लोगे अभी फिलहाल के लिए। कौन कौन सा है, एक तो आपकी श्वास नली होगी ट्रैकिया, और दूसरा आपकी श्वसनी हो गई जो ब्रोंकाइज होती है। फिर दूसरा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, अपक्षमापी कूट स्तरित स्तंभाकार उपकला होगी। अब देखो, अपक्षमापी मतलब यहां पर क्या मिलता है आपको, पक्षमाप नहीं मिलेंगे, लेकिन पक्षमाप की जगह क्या मिलते हैं यहाँ पर ज्यादातर केसेस में, आपको सूक्ष्मांकुर मिलेंगे, मतलब माइक्रोविलाइज मिलेंगे। अब ये कहां कहां पर मिलता है आपको याद रख लेना है भाई, दो जगह फिलहाल। आपसे इनके काम कोई नहीं पूछेगा कि भाई अधिवर्षण क्या करता है, शुक्रवाहक क्या करता है, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल में क्या होता है भाई, वर्षण होते हैं। फिर वर्षण के ऊपर अगर आप देखो तो आपको एक ड्रॉप जैसा स्ट्रक्चर दिखता है पीछे की साइड, जिसको अधिवर्षण बोला जाता है, अधिवर्षण। और इस अधिवर्षण के अंदर अगर आप देखोगे आपको कई सारी नली मिलती है, कई सारी तो नहीं होती, एक ही है, बस वो बहुत ज्यादा कुंडलित होती है, जिनके अंदर स्पर्म स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इसके अंदर का जो इस नली का जो आस्तर है वहां पर क्या प्रेजेंट है, ये आपका अपक्षमापी कूट स्तरित स्तंभाकार उपकला मिलती है आपको। इसके अलावा फिर भाई यहां से एक ट्यूब निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक बोलते हैं इसको हम, जो कि स्पर्म्स को लेकर वापस से हमारे शरीर के अंदर आती है। तो इस शुक्रवाहक का जो आस्तर है वहां पे भी अगर आप देखोगे आपको क्या मिलेगी, अपक्षमापी कूट स्तरित स्तंभाकार उपकला मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया भाई, काम याद रख लेना क्या क्या है, श्रवण का और थोड़ा बहुत अवशोषण का। थोड़ा बहुत तो नहीं, मतलब अवशोषण में भी काम अच्छा सा करती है। सो ये हो गया हमारा किसके बारे में, सरल उपकला के बारे में। तो भाई हमने देख लिया कि सरल उपकला क्या होती है। फिर सरल उपकला चार टाइप की है, सरल शल्की, सरल स्तंभाकार, सरल घनाकार, और चौथी है कूट स्तरित। तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या उपकला मिल रही है वो आपको सारी बता दी। तो ये आज का लेक्चर में हम सरल उपकला ही पढ़ रहे हैं खाली। नेक्स्ट क्लास में आपको सरल के अलावा जो हमने दूसरी पढ़ी ना संयुक्त उपकला, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू ऑल। होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। आप क्या कर सकते हो कि जब आप मैं पढ़ा रहा हूँ आप वीडियोस को पॉज वगैरह करके इनके खुद से नोट्स भी बना सकते हो आप इस चैप्टर में। जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपसे स्टार्टिंग से ही कि आपको फंक्शन कम पूछेंगे अभी, ज्यादातर वो एग्जाम्पल ही पूछेंगे कि बताओ कहाँ पर किस प्रकार की उपकला मिलती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू ऑल।